हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आरडीएन कोचिंग सेंटर दुमका से मैं आप लोगों के सामने आज एक व्यंजक दिखाने जा रहे हैं। वो व्यंजक है गॉस का थ्योरम से। तो गॉस का थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद गॉस का जो एप्लीकेशन है वो सब देखेंगे इसके आगे वाला क्लास में। तो आज पहला एप्लीकेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि गॉस का थ्योरम का पहला एप्लीकेशन क्या है। तो ये पहला एप्लीकेशन जो है, ये सवाल देखिए, एप्लीकेशन फॉर गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। अब देखिए गॉस के थ्योरम का अनुप्रयोग इसको हम लोग बोलते हैं। तो सवाल क्या पूछा है, पहला एप्लीकेशन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्ट्रेट पोटेंशियल। ये हिंदी में क्या बोलता है कि किसी सीधे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े गॉस का थ्योरम। गॉस का थ्योरम का व्यंजक क्या देखे हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसी के आधार पर यह भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सवाल बोला है, इस सवाल के आधार पर हम लोग एक डायग्राम निर्माण करेंगे। तो डायग्राम से ही ये सवाल पूरा हल हो जाएगा। तो देखिए सवाल क्या बोला है, किसी सीधी आवेशित तार। इसका मतलब क्या है, कोई एक आवेशित तार लेंगे, लेकिन वो तार क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो अब दूसरे टाइप का आएगा, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है उसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीधी आवेशित तार की कार्य, इसका मतलब एक तार हम लोग लेंगे, ये मान लेते हैं एक तार है, एल लंबाई का एक तार लिए। तो इसमें क्या किए, एक समान रूप से धनावेशित आवेशित करा दिए, एक समान रूप से धनावेशित आवेशित करा दिए। जब इसमें आवेश रहेगा तब क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसके आधार पर आसानी से हम लोग व्यंजक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई हम लोग लिए एल, तो एल तार से आर दूरी लेके एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं गॉस का थ्योरम। तो उसी के आधार पर एक हम लोग निर्माण करेंगे, जिस पृष्ठ का नाम हम लोग क्या देंगे, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसका परिभाषा भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए आर त्रिज्या, यहां से आर त्रिज्या लेके कोई गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। देखिए आर त्रिज्या लेके एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग निर्माण करेंगे। ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है आर, और ये तार की लंबाई को हम लोग क्या लिए हैं, एल। तो देखिए ये एक किस रूप में आ गया, एक बेलन के रूप में आ गया। तो देखिए बेलन के आधार पर हम लोग निकालेंगे इसका व्यंजक। तो देखिए क्या है, इसमें तीन स्थिति लेके हम लोग चलेंगे, तीन कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या लेंगे, जो बेलन है बेलन के ऊपर वाला हिस्सा लेंगे। दूसरा बात है ये पॉइंट को लेंगे, उसके बाहर वाला पृष्ठ, और तीसरा है इसके नीचे वाला लेंगे। तो देखिए तीन कंडीशन में इसको हम लोग व्यंजक निर्माण करेंगे। तो ऊपर वाला जो है, ये धारावाहिक चालक तार में विद्युत क्षेत्र हमेशा तार से दूर की ओर बताएगा, यानी बाहर की ओर बताएगा। तो देखिए इस स्थिति में तार से आर दूरी पर कोई बिंदु हम लोग पी पॉइंट में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, जो अभी हम बोले कि तार से बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है, इस दिशा में बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन ये जो अल्पांश है, ये जब गॉसियन पृष्ठ में एक छोटा सा अल्पांश लिए, अल्पांश में क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर बताएगा। हम पहले बता चुके हैं बेसिक क्लास में कि वो सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो देखिए ये जो सतह है ना, ये सतह के लंबवत बाहर की ओर बताएगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा।
तो देखिए एक क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर बता रहा है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, वेक्टर ऑफ डेल एस से। तो देखिए ये कंडीशन आ गया। यहां पर एक बार लेंगे, यहां पर जो लेंगे ऊपर वाला हिस्सा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा बाहर की ओर। जो ये जो आवेशित तार है, तार से विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर बताएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ऑफ ई। देखिए इस ऊपर वाला हिस्सा में एक छोटा सा आयताकार सा रही है, तो वहां पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर बताएगा, वो जो सतह के हमेशा लंबवत ऊपर की ओर। तो डेल एस बताएगा ऊपर की ओर। तो उसी तरह ऊपर और नीचे एक जैसा ही आएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा बाहर की ओर, ये आवेशित तार से बाहर की ओर, और ये जो आयताकार से क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताएगा नीचे की ओर। तेज तीन को जो स्थिति है, तीन स्थिति में हमको देखना है एंगल यानी थीटा का मान। थीटा का मान यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है तो कितना डिग्री पर है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर है। यहाँ पर देखिए थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान 90 डिग्री। ये थीटा का मान याद रखना, उसी के आधार पर आसानी से व्यंजक निकल जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग लेंगे पहला स्थिति, इसको लेंगे दूसरा स्थिति, और ये जो है नीचे वाला इसको लेंगे तीसरा स्थिति। अब देखिए ये जो आवेशित तार है, तार के प्रति इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं, वो है लैम्डा से। किसे करते हैं, लैम्डा से। अब देखिए ये जो बनावट है, बनावट का परिमाप हम लोग कैसे देंगे। तो सबसे पहले जैसे बात कर लेते गॉसियन पृष्ठ। ये जो आवेशित तार है, आवेशित तार से r दूरी पर कोई बिंदु P लिए और r त्रिज्या लेके एक बेलन का निर्माण किया। उस बेलन को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, देखिए गॉसियन पृष्ठ का परिभाषा कि ऐसा पृष्ठ जहां तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान तथा सतह के लंबवत हो, तो ऐसा पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। दिया हो गया गॉसियन पृष्ठ का परिभाषा। फिर उसके बाद ये जो बनावटी है, जो डायग्राम हम लोग बनाए, इसका बनावटी हम लोग कैसे परिभाषा देंगे, ये जरा सा लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं है कि मेरा नोट्स तो पीडीएफ से आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन नोट्स में तो पूरा लैंग्वेज है, लेकिन उतना लैंग्वेज याद रखने का जरूरत नहीं है। देखिए सीधा कंडीशन हम बता रहे हैं कि लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो देखिए एग्जाम में जो हम लोग देखते हैं लैंग्वेज, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि लैंग्वेज भूल जाता है कि बोलते सर हम लैंग्वेज छोड़ के आए। लैंग्वेज याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए डायग्राम सही लैंग्वेज बनेगा कि भाषा जो हम लोग डालेंगे, थोड़ा फेस में भाषा तो देखता नहीं है, लेकिन नहीं डालेंगे तो फिर नंबर काट भी सकता है। उससे अच्छा है थोड़ा डाल दें। तो देखिए ये जो आवेशित तार है, तो ये जो बनावटी है, इसी के आधार पर मेरा लैंग्वेज बन जाएगा, भाषा बन जाएगा। तो देखिए क्या है, माना L लंबाई के एक तार पर एक समान रूप से धनावेशित किया गया है, जिसके r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसके r दूरी पर कोई बिंदु P है, या तो जिससे r त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया गया है। फिर लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं कि तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। फिर देखिए आगे कि तार की प्रति इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा है। तो लैंग्वेज फिर से एक बार बोल देते हैं, दोहरा लेते हैं कि माना L लंबाई के एक तार है जो समान रूप से धनावेशित किया गया है, जिससे r त्रिज्या लेके एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया गया है। तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। तार के प्रति इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा है। बस इतना ही, इससे ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है। लैंग्वेज लिखेंगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उतना लैंग्वेज लिखेंगे तो नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो देखिए इतना लैंग्वेज लिखना है, इससे ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, कि कुल वैद्युत फ्लक्स इससे कितना निकलेगा। चलिए दिखाते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा हम लोग कैसे देखते हैं, फाई, इसको किससे सूचित करते हैं, फाई से। यहाँ पर तीन स्थिति हम लोग लिए हैं, यानी तीन कंडीशन, यह पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तो तीन कंडीशन में हम लोग देखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है। तो देखिए पहला कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ ई इंटू वेक्टर ऑफ डेल एस, यह पहला स्थिति में। दूसरा स्थिति में वही आएगा, इसका व्यंजक इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ पी इंटू वेक्टर ऑफ डेल एस। तीसरा स्थिति में वही आएगा, प्लस इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ पी इंटू वेक्टर ऑफ डेल एस। तो देखिए तीन कंडीशन में जितने सारे वैद्युत फ्लक्स है सबको एक साथ ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो मेरा कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर इंक्लूज लिखना क्या जरूरी है। देखिए बीच में क्या है, जहां पर बांधा हुआ क्षेत्रफल, या इंक्लूज में क्या होता है कि बंध समाकलन। बंध समाकलन कब हम लोग निकालते हैं, जब कोई क्षेत्र बांधा हुआ है। तो देखिए ये एक क्षेत्र है जो बांधा हुआ है एक पृष्ठ के रूप में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डालते हैं इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए ये वेक्टर जब हटेगा तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो वहां पर साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट रहे तो वहां पर कॉस थीटा आता है। ये हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर से। तो देखिए ये वेक्टर जब हटेगा तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस थीटा। फिर यहां पर क्या आएगा, ई डेल एस कॉस थीटा। फिर यहां पर क्या आएगा, ई डेल एस कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यह है पहला स्थिति, यह है दूसरा स्थिति और यह है तीसरा स्थिति। तो देखिए पहला स्थिति में मेरा एंगल हम पहले बता चुके हैं, पहला स्थिति में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जहां फर्स्ट स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तीसरा स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा हम लोग ऊपर वाला व्यंजक में डाल देंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग अगर डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ई डेल एस कॉस 90, फिर यहां पर क्या आएगा, इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस 0 डिग्री। फिर यहां पर क्या आएगा, इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस 90। तो देखिए cos 90 दो जगह में आ गया, तो cos 90 का मान हम लोग क्या जानते हैं, cos 90 का मान क्या होता है, 0। यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा पहला स्थिति 0, दूसरा स्थिति में क्या आएगा, cos 0 का मान क्या होता है, ये 1 होता है। तो दूसरा में आ गया इंक्लूज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस cos 0 का मान होता है 1। फिर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 0, cos 90 का मान 0 होता है। तो मेरा बचा क्या, ये ई कांस्टेंट टर्म है। डेल एस इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसका अल्पांश यानी छोटा भाग होता है। ये हम लोग समाकलन पहले पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी देखे हैं, कि फीस में भी हम बता चुके हैं कि जिसका छोटा सा भाग हो उसका ही इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। जैसे ई कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर है,
तो फाइव इक्वल टू मेरा क्या आएगा ई, अंदर में क्या आ जा डेल एस। डेल क्या है, या डेल या डी एस हम लोग बोलते हैं। तो देखिए डेल जो है, डेल होता है छोटा, कोई एक अल्पांश, स्मॉल एलिमेंट जिसको बोलते हैं। तो डेल हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इसको डेल भी बोल सकते हैं या तो डी भी बोल सकते हैं। तो देखिए डेल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा डेल किसको हम लोग सूचित करते हैं, ये जो ट्रायंगल की तरह दिखता है। जो मिडिल डेल है वो देखिए ऐसे है। जो सबसे बड़ा डेल है वो है स्मॉल डेल। तो देखिए ये सबसे छोटा डेल, इसके बाद ये, इसके बाद ये। डेल यूज करने का ढंग भी है, जो हम लोग 11वीं क्लास में भी डेल यूज करने का ढंग भी सीख लिए हैं। ये इंटर लेवल में चर्चा नहीं है, लेकिन जैसे मास्टर डिग्री में ये सब चर्चा है। डेल यूज करने का भी एक ढंग है कि कहीं पर भी हम लोग डेल यूज कर रहे हैं। डेल मीन्स क्या होता है, अल्पांश, कि छोटा डेल से बड़ा डेल की ओर जा सकते हैं। कोई भी एक ही सवाल में छोटा डेल से बड़ा डेल की ओर जा सकते हैं, लेकिन बड़ा डेल पहले प्रूव कर दिए, उसके बाद हम लोग छोटा डेल में आएंगे तो वो सवाल बिल्कुल गलत है, वो काट देगा सवाल। तो देखिए एक ध्यान रखिएगा कि डेल अगर इसमें यूज कर रहे हैं तो छोटा डेल यूज कर रहे हैं, तो छोटा डेल से बड़ा डेल की जा सकते हैं। ये डेल यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसी सवाल में कुछ देर बाद ये डेल यूज कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये डेल यूज कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरा बात क्या है, ये डेल पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये वाला डेल यूज कर दिए तो आपका सवाल बिल्कुल गलत है। वैसा ही यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए ये डेल जिसकी बात आता है पूरे का इंटीग्रेशन। ये छोटा सा भाग जो देख रहे हैं ना अल्पांश, ये पूरे का समाकलन बताता है। तो पूरे का समाकलन जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, किस रूप में। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना, जो हम लोग पहले से देख चुके हैं शुरू में। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना। कोई भी छोटे भाग को हम लोग जोड़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समाकलन। तो देखिए ये जो भाग को जोड़ेगा तो क्या स्थिति में है, ये बेलन के रूप में है। तो बेलन का पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमको चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πrl, जो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लोअर क्लास में भी पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 2πrl, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन डेल एस इज इक्वल टू 2πrl, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये इक्वेशन 1 हम लोग ले लिए। अब इसके आगे हम लोग क्या देते हैं, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय से यहां पर लिख सकते हैं गॉस का प्रमेय से। गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्या देते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युत। तो देखिए ये जो आवेश है इस तार में, तो देखिए एक लंबा तार है यानी सीधा तार है। तो हम लोग रेखीय आवेश वितरण में पढ़ चुके हैं कि कोई भी चालक तार में अगर आवेश वितरित किया जाता है तो उसका आवेश घनत्व हम लोग फार्मूला यानी व्यंजक देख चुके हैं। आवेश घनत्व क्या दे देते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू, क्या दे देते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये हम लोग देख चुके हैं रेखीय आवेश वितरण में। तो देखिए यहाँ पर Q के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल। Q इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल। यहाँ पर Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एल। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, अतः Q बराबर लैम्डा एल। ये समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड हो जाएगा बराबर। तो क्या होगा देखिए
यहाँ पर क्या है E2πrl, यहाँ पर क्या है लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा E2πrl, एल कैंसिल, यहाँ पर क्या बचे लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, अतः E बराबर मेरा क्या आ गया 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। ये आ गया नीचे, एप्सिलॉन को पहले लिख दिए, लैम्डा आर लिखिए यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया मेरा प्रूफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस ये व्यंजक जो आप लोग देखें, ये व्यंजक के आधार पर 2020 में जो जेट एग्जाम में एक न्यूमेरिकल भी पूछा था, ये व्यंजक के आधार पर था, वन न्यूमेरिकल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी था। अब देखिए ये सवाल किसी का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं।